डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम आप लोगों को रसायन विज्ञान के बारे में बताएंगे। आज हम आप लोगों को एक ऐसी चीज बताएंगे जो एक कॉमन चीज होगी। जैसे कि हम केमिस्ट्री कक्षा 12 में आप लोगों को जब बताते हैं तो और हर चैप्टर में उसके आईयूपीएसी या समाव्यवस्था के बारे में बताना पड़ता। तो आज हम आप लोगों को समाव्यवस्था के बारे में विस्तृत बता दे रहे हैं। समाव्यवस्था क्या है अर्थात आइसोमेरिज्म क्या है, इसके बारे में आप विस्तृत जानेंगे। तो सबसे पहले समाव्यवस्था। समाव्यवस्था तो समाव्यवस्था को कहते हैं आइसोमेरिज्म। तो समाव्यवस्था क्या है और प्रमुख जो समाव्यवस्था है जो इंटर के चैप्टरों में हर चैप्टर में किसी भी जैसे अल्कोहल या ईथर में उनके गुणों को प्रदर्शित करना पड़ता है, उसी के बारे में हम बता रहे हैं। और इसकी विस्तृत जो समाव्यवस्था का चैप्टर है वो हम आप लोगों को रसायन विज्ञान कक्षा 11 में जो सीरियल चैप्टर चल रहे हैं उसमें आप लोगों को बताएंगे। तब तक के लिए आप लोग जो प्रमुख समाव्यवस्था है उसके बारे में जानिए। तो यहाँ पे लिखा है समाव्यवस्था आइसोमेरिज्म। तो इस समाव्यवस्था में आप लोग जानेंगे कि समाव्यवस्था क्या है। तो सबसे पहले आप इसका विच्छेद इसी शब्द में छिपी हुई है समाव्यवस्था, जिसमें आप लोग देखेंगे सम प्लस अवयव। सम अवयव की बात हो रही है यहाँ पर, सम अवयव। तो समाव्यवस्था में जो सम अवयव है उसमें आप लोग जानेंगे सम अवयव क्या चीज है। अर्थात किसी भी यौगिक में उसके जो अवयव है, यौगिक जिनसे बनता है उनमें समानता पाई जाती है। तो हम आप लोगों को बता रहे हैं यहाँ पर, जिसमें मान लिया C2H6O। C2H6O एक यौगिक मान लिया है। अब इससे हम लोग दो कंपाउंड से आगे बना रहे हैं। अब इसमें हमने बना दिया है एथिलीन को, डाइमेथिल ईथर, और एक में बना दिया C2H5OH। आप लोग देखेंगे ये जो C2H6O लिखा हुआ है, C2H6 के दो समावयवी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। एक का नाम है डाइमेथिल ईथर और दूसरे का नाम है एथिल अल्कोहल। तो यहाँ पर दूसरा है एथिल अल्कोहल। तो इसमें आप लोग यही जानेंगे डाइमेथिल ईथर और एथिल अल्कोहल तथा ये C2H6O की समाव्यवस्था क्या है। समाव्यवस्था क्या है तो उसमें सबसे पहले आप लोग क्या लिखेंगे। यहाँ पे कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले कार्बन लिखेंगे, हाइड्रोजन लिखेंगे और ऑक्सीजन लिखेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम देखिए C2H6O दिया हुआ है, अर्थात C यहाँ पर 2 दिए हुए हैं और H हाइड्रोजन 6 दिए हुए हैं तथा इसके अलावा जो ऑक्सीजन के परमाणु 1 दिया हुआ है। अब इन्हीं के दो समावयवी जो यहाँ पर बनकर आए हुए हैं, एक है डाइमेथिल ईथर और दूसरा एथिल अल्कोहल जो है। अब आप लोग इसमें ध्यान से देखेंगे, डाइमेथिल ईथर में कार्बन 2 है, ये 2 कार्बन इसमें भी है। तो डाइमेथिल ईथर में 2 कार्बन है, हाइड्रोजन जो है इसमें 6 है, अर्थात जो हाइड्रोजन 6 है और ऑक्सीजन 1 है। तो यहाँ पर हम लोग हाइड्रोजन 6 है और ऑक्सीजन 1 है। तो इसमें देख लिया आप लोगों ने डाइमेथिल ईथर में। इसके बाद में जो एथिल अल्कोहल है, अब हम लोग इसमें भी देखेंगे, कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 5, 1, 6 है, 6 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की संख्या जो है इसमें भी 1 ही है। तो 1 ऑक्सीजन लिख लिए रहे हैं। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि समाव्यवस्था में C2H6O के 2 समावयवी थे, एक डाइमेथिल ईथर और एक एथिल अल्कोहल था। अब इसमें डाइमेथिल ईथर में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की इक्वल संख्याएं सभी में आ रही हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन में। तो इससे जो डेफिनेशन होता है, डेफिनेशन यही आएगा कि 2 या 2 से अधिक यौगिकों में 2 या 2 से अधिक यौगिकों में अणुसूत्र समान हो तथा उनकी संरचना सूत्र, रासायनिक प्रकृति और क्रियात्मक समूहों में भिन्नता पाई जाती हो तथा वे दोनों एक दूसरे के समावयवी हों, और तब इस घटना को समाव्यवस्था कहते हैं। तो आप लोग समाव्यवस्था के बारे में जान रहे हैं। अगर इसको भी आप नहीं समझ पा रहे हैं तो ध्यान से देखिएगा। हमने मान लिया कि यहाँ पे कोई भी जानवर है, गाय, भैंस, बकरी, दोनों की प्रजातियां भिन्न भिन्न है, लेकिन दोनों का जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो एक ही है। जो बॉडी स्ट्रक्चर दोनों का एक है, लेकिन दोनों की प्रजातियां भिन्न भिन्न है। दोनों को अलग अलग प्रजातियों में डिवाइडेशन किया गया है। इसी प्रकार से इसमें भी है। इसके जो अणुसूत्र है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की संख्या इक्वल है, लेकिन इनकी जो संरचना है, बनावट है और इनमें क्रियात्मक समूह की जो संख्याएं हैं, इनमें ईथर लगा है, एक में हाइड्रोक्सिल लगा है,
वो भिन्न भिन्न है। तो हम लोग यही जानेंगे समावयवता जो है इसकी डेफिनेशन जो होती है समावयवता की, उस डेफिनेशन में हम लोग यही लिखेंगे कि दो या दो से अधिक यौगिकों में अणुसूत्र समान होते हैं तथा उसकी संरचना सूत्र भौतिक तथा इसके रासायनिक गुण और रासायनिक प्रकृति तथा क्रियात्मक समूहों में भिन्नता पाई जाती हो तो तथा वे एक दूसरे के समावयवी होते हैं, इस घटना को समावयवता कहते हैं। तो आप लोग जान गए समावयवता क्या चीज है। और तो इसके बाद में हम अब आप लोगों को समावयवता की जो विस्तृत जानकारी है वो कक्षा 11 में एक चैप्टर इसमें पूरी बताएंगे। और तब तक के लिए जितना इंटरमीडिएट में जो हेडिंगें आती हैं एक दो समावयवता उनके मेन समावयवता के बारे में बता रहे हैं। तो इतना आप लोग समझ गए होंगे उम्मीद है। अब इसके बाद में हम आप लोगों को बताएंगे यहाँ पे श्रृंखला समावयवता क्या होती है। समावयवता का एक प्रकार होता है श्रृंखला समावयवता। विस्तृत समावयवता रसायन विज्ञान कक्षा 11 के चैप्टर में हम आप लोगों को बताएंगे। तब तक जो मुख्य समावयवताएं हैं वो हम आप लोगों को यहाँ पर बताए जा रहे हैं। तो उसमें आप लोगों को बताएंगे श्रृंखला समावयवता क्या है। यहाँ पर लिखा हुआ है श्रृंखला समावयवता। समावयवता तो श्रृंखला समावयवता में आप लोग जानेंगे। आप लोगों को आप लोगों ने IUPAC पढ़ा होगा, फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा या फिर हाई स्कूल में पढ़ा होगा। उसमें जो IUPAC के नामकरण में तो 3 पद्धतियां बताई गई थी आपको, एक आइसो, एक नियो, एक नॉर्मल, एक आइसो, एक नियो। तो एक नॉर्मल पद्धति होती है और एक आइसो होती है और एक होती है नियो। तो आइसो, नॉर्मल, आइसो और नियो। अब इन पद्धतियों में हम आप लोगों को दिखा रहे हैं तीनों आइसो नॉर्मल, आइसो और नियो। तो नॉर्मल, आइसो, नियो में सबसे पहले हम आप लोगों को नॉर्मल के बारे में बता रहे हैं। ये नॉर्मल जो श्रृंखला होती है ये किस प्रकार से होती है। जैसे हमने मान लिया यहाँ पे CH3, CH2, CH2, CH3 लिख दिया। इसके अलावा हमने लिख दिया यहाँ पर CH3, CH2, 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 CH3 या कोई भी श्रृंखला चाहे इतनी बड़ी यहाँ पे लिख लीजिए CH3, CH2, 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 CH3 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7। तो आप लोग सबसे पहले देखेंगे कार्बन कार्बन की सीधी श्रृंखला गई है। तो इसमें नॉर्मल श्रृंखला है जो कार्बन कार्बन की सीधी श्रृंखला गई है। तो इसमें हम सबसे पहले N लिख लेते हैं। अब उसके बाद में IUPAC के नामकरण में आप लोगों ने लिखा था में कार्बन 1 2 3 4 है। यहाँ पर जब कार्बन 4 होता है तो इसको ब्यूट कहते हैं और सिंगल बॉन्ड में N है तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन। तो इसका जो नाम होगा वो हो जाएगा नॉर्मल ब्यूटेन। तो पहले वाले का नाम होगा नॉर्मल ब्यूटेन। कार्बन कार्बन की सीधी श्रृंखला होने के कारण इसको कार्बन नॉर्मल ब्यूटेन कहते हैं। अब दूसरे में आ जाए देखेंगे हम कार्बन की सबसे पहले गिनती करेंगे, काउंट करें कार्बन 1 2 3 4 5 6 7। 7 में कार्बन में आप लोग जानते हैं कि मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन। तो हेप्ट जो हो 7 पे आता है। तो यहाँ पर हम हेप्ट लिख लेंगे सबसे पहले। तो हमने हेप्ट लिख लिया है। अब ये हेप्ट जब लिख लिया अब उसके बाद में सिंगल बॉन्ड है तो N लिख लेंगे और सीधी श्रृंखला जो होती है उसको नॉर्मल माना जाता है, इसलिए हम इससे पहले N लिख लेंगे। N हेप्ट प्लस N हेप्ट N तो इसको मिलाकर हो जाएगा नॉर्मल हेप्टेन। तो ये जो नॉर्मल श्रृंखला इस प्रकार से चलती है। अब इसके बाद में जो हम आप लोगों को बता रहे हैं उसमें आप लोग जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे 8 कार्बन है तो 8 कार्बन में आप लोग जानते हैं ऑक्ट आता है, ऑक्ट। तो हम लोग यहाँ पर ऑक्ट लिख रहे हैं। ऑक्ट लिखना सिंगल बॉन्ड में N लिख देते हैं, सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है सभी में आप लोग देख रहे हैं। इसके बाद में देखेंगे ये भी श्रृंखला नॉर्मल सीधी श्रृंखला गई है N प्लस ऑक्ट प्लस N तो बराबर इसका नाम हो जाएगा नॉर्मल ऑक्टेन। तो आप लोगों ने नॉर्मल श्रृंखला को समझा क्या होती है। इसके बाद में हम आप लोगों को आइसो बता रहे हैं। आइसो क्या होता है ये इसलिए बता रहे हैं कि नॉर्मल, आइसो और नियो का जो श्रृंखला समावयवता है इसमें बहुत ही महत्व है, इसलिए इसको विस्तार से जाने। अब इसके बाद में हम आप लोगों को आइसो बता रहे हैं। अब आइसो में क्या होता है, आइसो में जो फार्मूला होता है वो होता है CH3 का होल टॉइड
CH और ये जो समूह गया उसमें कोई एल्किल R समूह जुड़ा होता है। जो एल्किल समूह R जुड़ा होता है वहां पर आप लोग देखें ध्यान से R का मतलब होता है C2H5 लिख ले या CH3 लिख ले या C3H7 लिख ले, मतलब C3H7 लिख ले। तो एथिल मेथिल प्रोपिल इसमें आप कोई किसी को भी जोड़ सकते हैं ये R की जगह पर। तो आप लोग देखेंगे इसमें आप लोग ध्यान से देखेंगे आइसो CH3 का होल टॉइड CH है और यहाँ पर R श्रृंखला जुड़ी हुई है। अब यहाँ पर हम इसको इस तरीके से लिख लेंगे CH3 CH3 CH, अब इसके बाद में R में हम लोग CH3 ही मान लेंगे। तो इसका जो नामकरण होता है आइसो को वो किस प्रकार से होता है, इसमें कार्बन की सभी कार्बन सीधी श्रृंखलाओं में न गिनकर कार्बन सभी कार्बनों की गिनतियां की जाती है, जैसे 1 2 3 4 है तो 4 है। अब इस समूह को हम लोग आइसो कहेंगे तो यहाँ पर लिख लेंगे आइसो। जब इस समूह को हम लोग आइसो कहेंगे और बाकी 4 कार्बन है तो ब्यूट हो जाएगा प्लस N हो जाएगा तो इसका नाम हो जाएगा आइसोब्यूटेन। तो आप लोग समझ गए इसका नाम हो जाएगा आइसोब्यूटेन। अब इसके बाद में इसके अलावा इसका जो नाम आइसोब्यूटेन हो जाएगा। अब इसके अलावा और आइसो के बारे में भी जानेंगे आप लोग। ये आइसोब्यूटेन आइसोपेंटेन हमको लिखना है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर CH3 का होल टॉइड होता है तो CH3 का होल टॉइड इस तरीके से CH लिख रहे हैं, उसके बाद में CH2 और CH3 लिख लेंगे। अब हम लोग देख रहे हैं 1 2 3 4 5 कार्बन 5 है और ये समूह जो इतना है इसको आइसो कहते हैं और कार्बन 5 है तो इसका नाम हो जाएगा आइसो ब्यूटेन आइसोपेंटेन, इसका नाम हो जाएगा आइसोपेंटेन। तो आप लोग समझ गए किसका नाम आइसोपेंटेन किस तरीके से हुआ। अब यहाँ पर बात नियो की हो रही है। अब नियो में क्या होता है आप लोग ध्यान से सुनेंगे। बात नियो की हो रही तो इसको नियो में क्या होगा। अब नियो में CH3 का होल थ्राइड C और R, ये नियो का सामान्य सूत्र है CH3 का होल थ्राइड C और R। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं CH3 को 3 जगह पे लिख दिया, मान लिया CH3 CH3 CH3, यहाँ पे C मान लिया और यहाँ पे मान लिया CH3। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि ये श्रृंखला है इतने को नियो कहते हैं, इतने को नियो कहते हैं और ये कार्बन लगा हुआ है। सभी कार्बनों की गिनती होगी मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट, तो नाम हो जाएगा नियो पेंटेन। अब ये नियो पेंटेन किस प्रकार से हुआ। अब इसके अलावा आप लोग जानेंगे जिससे मान लो नियो हेक्सेन आपको लिखना है, नियो हेक्सेन। तो नियो हेक्सेन में किस प्रकार से लिखेंगे, सबसे पहले CH3 का होल थ्राइड इसको तोड़ लेंगे तो CH3 के होल थ्राइड को तोड़ा जाएगा तो यहाँ पर मेथिल समूह 3 जगह पे हम लोग लिख रहे हैं तो ये मेथिल समूह यहाँ पे लिख दिया इसको 3 जगह पर। इसके बाद में हम लोग CH2 और CH3 लिख रहे हैं मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स। तो इतने को हम लोग कहते हैं नियो और कार्बन 6 है तो हेक्स और प्लस सिंगल बॉन्ड N, तो इसका नाम हो जाएगा नियो हेक्सेन। तो हमको श्रृंखला समावता से पहले इसको साइड में बताना पड़ा नॉर्मल आइसो और नियो। आप इसके बाद में आप लोग जानेंगे श्रृंखला समावता क्या होती है। तो श्रृंखला समावता क्या होती है अब आप लोग जानेंगे। श्रृंखला समावता में फिर से हम नॉर्मल यही संरचना को बना रहे हैं जैसे हमने नॉर्मल पेंटेन लिखी CH3 CH2 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 CH3। तो इसका नाम है मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट, इसका नाम हो जाएगा नॉर्मल पेंटेन। तो आप लोग जान गए नॉर्मल पेंटेन है। अब इसके बाद में हमने मान लिया एक जगह लिख दिया CH3 का होल टॉइड CH CH2 CH3। अब अभी हम इससे पहले आपको नॉर्मल आइसो नियो के बारे में बता दिया, इसको बताने की जरूरत नहीं। तो इस श्रृंखला को कहेंगे आइसो
मेथ एथ प्रोब्यूटेन, इसका नाम हो जाएगा आइसोपेंटेन। ठीक है। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट बनाएंगे उसमें हम आप लोगों को दिखाएंगे, अगले में CH3 का होल थ्राइड होता है, तो CH3 का होल थ्राइड है मान लिया यहाँ पे, तो यहाँ पर C लिख दिया, अब यहाँ पर CH3 लिख दिया। अब ये जो है हम इतने को नियो कहते हैं, इतने को कहते हैं नियो, इतने पार्ट को हम नियो कहते हैं। यहाँ मेथिल समूह लगा है तो हम सबसे पहले लिखेंगे नियो, नियो लिख लिया, मेथिल प्रोब्यूटेन, तो नाम हो जाएगा नियो पेंटेन। इतना आप लोग समझ गए नियो पेंटेन। अब आप लोगों को मैं एक चीज दिखा रहे हैं सभी में, यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन की बात हो रही है तो कार्बन और हाइड्रोजन लिख लेंगे, इसमें भी कार्बन और हाइड्रोजन लिख लेंगे, इसमें भी कार्बन और हाइड्रोजन लिख लेंगे। अब आप लोग एक में सबसे पहले जोड़ दे 1 2 3 4 5, कार्बन 5, C5 3, 3 5 7 2 9 3 12, C5H12, C5H12 के ये तीनों समावयवी बन रहे हैं। C5H12 के नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन समावयवी बन रहे हैं। अब आप लोगों को देखना है इसमें भी कार्बन आप लोग गिन लीजिए, कार्बन कितने आ रहे हैं 5 1 2 3 और H12 आ रहे हैं, ये और यही बिल्कुल इसमें भी कंडीशन लागू होता है, कार्बन 5 है और हाइड्रोजन 12 है, और सेम यही कंडीशन इसमें भी लागू हो रही है। तो इसमें आप लोग देख रहे हैं कि श्रृंखला समावयवता में क्या है, जो यौगिक कंपाउंड है उनकी श्रृंखला में परिवर्तन हो रहा है, अर्थात ये नॉर्मल श्रृंखला थी, ये आइसो में और ये नियो में परिवर्तित हो गई। जो श्रृंखला थी कार्बन कार्बन की श्रृंखला में अंतर है, डिफरेंट है, साफ दिख रहा है, तो इसकी डेफिनेशन में यही लिखना है। इसकी जो डेफिनेशन उसमें यही लिखना है, 2 या 2 से अधिक यौगिकों में, 2 या 2 से अधिक यौगिकों में अणुसूत्र समान होते हों लेकिन उनकी जो कार्बन कार्बन की श्रृंखला में अंतर पाया जाता हो या कार्बन कार्बन की श्रृंखला में भिन्नता पाई जाती हो तथा वे एक दूसरे के समावयवी होते हैं, इस घटना को श्रृंखला समावयवता कहते हैं। तो आप लोग फिर से इसकी डेफिनेशन को ध्यान से सुनेंगे श्रृंखला समावयवता की, कि 2 या 2 से अधिक यौगिकों में, 2 या 2 से अधिक यौगिकों में अणुसूत्र समान होते हैं लेकिन उनके संरचना, बनावट, श्रृंखला में भिन्नता पाई जाती हो, वे एक दूसरे के समावयवी होते हैं, इस घटना को श्रृंखला समावयवता कहते हैं। और आप लोग देख रहे हैं कि श्रृंखला में परिवर्तन पाया जा रहा है, तो इस प्रकार से आप लोग जान गए श्रृंखला समावयवता क्या होती है। अब श्रृंखला समावयवता के बाद में आप लोग जानेंगे क्रियात्मक समूह समावयवता क्या होती है। तो अगली हेडिंग है क्रियात्मक समूह समावयवता। तो क्रियात्मक समूह समावयवता में आप लोग क्या जानेंगे, इसकी डेफिनेशन होती है। जैसे सबसे पहले आप लोग जानेंगे, यहाँ पे लिखा C2H6O, इसके जो समावयवी बन रहे हैं, मानिए यहाँ पे डाइमेथिल CH3O CH3 बन रहा है और इसके जो बन रहा है CH3 CH2OH बन रहा है। अब आप लोग इसमें देखेंगे C2H6O है, अर्थात यहाँ पर CH और O में जो परमाणुओं की संख्या है वो इक्वल आ रही है सभी में। यहाँ पर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो इक्वल संख्या आती है इसमें आप लोग देखेंगे कार्बन 2 इसमें भी है और हाइड्रोजन 6 है, O 1 है और यही इसमें आ रहा है बिल्कुल पार्ट। तो यहां से स्पष्ट है क्रियात्मक समूह श्रृंखला में आप देख रहे हैं आप लोग कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की संख्या इक्वल है, लेकिन जो क्रियात्मक समूह है, क्रियात्मक समूह जो यहाँ पर हाइड्रोक्सिल लगा हुआ है और यहाँ पर ये ईथर समूह लगा हुआ है, हम लोग OH को इसको ईथर कहते हैं और इसको हाइड्रोक्सिल कहते हैं। इसका दूसरा नाम हाइड्रोक्सिल है, हाइड्रोक्साइड है और इसका नाम ईथर है, एल्कोहल भी इसको कहते हैं। अब आप लोग इसमें यही देख रहे हैं कि 2 या 2 से अधिक यौगिकों में अणुसूत्र समान है लेकिन उनके क्रियात्मक समूहों में भिन्नता पाई जाती हो, एक जगह ईथर है और एक जगह एल्कोहल है,
एक जगह पर ईथर है और एक जगह पर एल्कोहल है। तो इसमें यही लिखा कहा जाएगा कि दो या दो से अधिक यौगिकों में अणुसूत्र समान होते हैं लेकिन उनके क्रियात्मक समूहों में भिन्नता पाई जाती है, वे दोनों एक दूसरे के समावयवी होते हैं। इस घटना को क्रियात्मक समूह समावयवता कहते हैं। तो आप लोग जान गए क्रियात्मक समूह समावयवता। अब इसके बाद में आप लोग जानेंगे मध्यावयवता के बारे में कि मध्यावयवता क्या है। तो कक्षा 12 में जितनी भी समावयवता का काम है उतनी हम बताएंगे। और इसके बाद में आप लोग जानेंगे कि मध्यावयवता समावयवता क्या है। अब इस मध्यावयवता में क्या जानेंगे? मध्यावयवता में आप लोग जानेंगे कि इसकी डेफिनेशन को ध्यान से सुनिए। दो एल्किल समूहों के मध्य द्विसंयोजी हाइड्रोजन परमाणु जब लगा होता है, दो एल्किल समूहों के मध्य जो दो संयोजी कार्बन, जैसे मान लिया यहाँ पर आ रहा है, यहाँ क्या यहाँ पर आ रहा है, तो इन एल्किल समूहों के कारण आर की जगह पे आप लोग जान रहे हैं, आर की जगह पे CH5 CH3 C3H6 रखा जा सकता है। और इसके अलावा जो एरिल समूह होता है AR, इसकी जगह पे C6H5 को रखा जा सकता है। फेनिल या बेंजीन समूह को एरोमेटिक के रखे जाते हैं। अब इसके बाद में आप लोग समझेंगे दो संयोजी ऑक्सीजन परमाणु में एल्किल समूहों के मध्य जो भिन्नता पाई जाती हो, तो उसमें जो मध्य का समूह होता है क्रियात्मक समूह, उसमें परिवर्तन होता है मध्य में। तो इस प्रकार तथा वे एक दूसरे के समावयवी भी होते हैं, उनके अणुसूत्र समान होते हैं, तब इस घटना को मध्यावयवता कहते हैं। अब आप लोगों को और हम क्लियर करके बता रहे हैं मध्यावयवता क्या है। मान लिया हमने ले लिया डाइएथिलीन था, यहां पे लिखा CH3 CH2O CH2 CH3, और इसके अलावा में हमने आपने लिख दिया CH3O CH2 CH2 CH3। अब हम इसमें आप लोगों को बता दें, इसका जो नाम है, इसका IUPAC जो नाम होता है, इसका नाम हो जाएगा मेथ H प्लस ऑक्सी, इसका नाम हो जाएगा मेथॉक्सी। और एथेन नहीं, इसका नाम हो जाएगा एथॉक्सी एथेन, और इसका नाम हो जाएगा मेथॉक्सी प्रोपेन, मेथॉक्सी प्रोपेन। अब इनके नाम को आप लोग जानिए, इसका नाम मेथॉक्सी एथेन, उसका नाम मेथॉक्सी प्रोपेन। अब इसमें आप